हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि कैसे उसके फॉर्मूलाज हमारे पास में रहेंगे। पहले हम फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने के बाद में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। कुछ एग्जांपल हमने स्किप किए थे बीच में, 4 एंड 5, और मैंने कहा था एक बार ट्राई करके देखना। 5 एंड 6 था या 4 एंड 5 था? 4 एंड 5 वो नहीं हुए होंगे मे बी। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। वो क्वेश्चंस पे हम बाद में जाएंगे, वो एग्जांपल्स के साथ में ही कंटिन्यूटी मिलेंगे। अभी हम वही क्वेश्चन करेंगे जिसके कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर है। पहले वो क्वेश्चन कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और पहली बात देखो बेटा, एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। वो एक ही टाइप है ना क्वेश्चन का, वैसा क्वेश्चन कितना आएगा? ज्यादा से ज्यादा एक, छोड़ भी सकते हैं ना। इतना क्यों दिमाग लगाना है? पर हम दिमाग लगाएंगे लास्ट में। शुरू में ऐसी कॉन्सेप्ट पढ़ने से क्या होता है, कई बार उलझने बढ़ जाती है। इसलिए पहले आसान कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, आसान वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और फिर हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे अपना। जैसे गेम खेलते हैं ना बेटा, गेम में ऐसे ही होता है ना, इजी से डिफिकल्ट पे चले जाते हैं। डायरेक्टली आप लेवल 25वां खेल लो, खेल पाओगे क्या? 1 से शुरू करोगे तो 25 भी बुरा नहीं लगेगा, आसानी लगेगा ना वो भी। तो यहाँ पे भी हमें लेवल बाय लेवल जाना है। पहले मैं एक बार फॉर्मूलाज रिकॉल करवा देता हूं आपको कि हमने कल क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी डन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसमें हमें पूछा, अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखे तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे चलती है? ए आर स्क्वायर, और कहां तक जाएगा? ए आर की पावर एन तक। ये इस तरह से चलेगा। अब मुझे बोला गया कि इसकी nth टर्म अगर निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं? तो इसको डिनोट करने के लिए ये टी एन लेता है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए एन भी लिख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसने टी एन बोल दिया तो आप टी एन लो, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में टी एन लिखेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो कि टी एन क्या है। तो टी एन और ए एन एक ही चीज है। ये दोनों एक ही चीज है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। इससे सबसे पहले ए वन निकालेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। ए टू निकालेंगे तो ए आर। इस तरह से आगे चलता जाएगा, कहां तक? ए एन तक चलेगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला था पहला। फिर उसके बाद जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम किया था, वैसे इसमें भी सम ऑफ द टर्म्स कर सकते हैं। हम इसमें भी सम ऑफ द टर्म्स करते हैं। तो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी, अब फॉर्मूला किसका है? सम ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी में जो टर्म्स दे रखी है उनका सम क्या होगा? इसको डिनोट वैसे ही करेंगे जैसे हम वहां कर रहे थे, एस एन से। अगर एन टर्म्स का सम है तो क्या लिखेंगे? एस एन। एस एन इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला एक नहीं था, यहां पे दो थे। डिपेंडिंग ऑन आर की वैल्यू क्या है, इफ आर इज ग्रेटर देन 1 तो फॉर्मूला अलग है, और आर इज लेस देन 1 तो फॉर्मूला अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर इज ग्रेटर देन 1 का फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे? ए आर की पावर एन माइनस 1, ये हो गया। इसमें आर एक से बड़ा रहेगा। अब एक से छोटा कब रहेगा? जैसे मान लीजिए आपको आर की वैल्यू मिलती है 1/3, बेटा ये एक से कम ही मानी जाएगी ना। तो इसके लिए फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? आर इज लेस देन 1 है तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। बस ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अभी हम इनफाइनाइट वगैरह पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, जब क्वेश्चन आएगा तभी उसके फॉर्मूला को देखेंगे। अभी मैं रिकॉल करवा दिया हूं आपको दो फॉर्मूले, एक nth टर्म का और एक सम ऑफ द टर्म्स का। इन्हीं से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हम इन्हीं से सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, बिल्कुल कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेवंथ टर्म ऑफ द सीरीज पूछा है बेटा। सेवंथ टर्म ऑफ द सीरीज पूछा है। 6, 12 और 24 दे रखी है आपको जीपी, और बोल रहा है कि सेवंथ टर्म बताओ। तो सबसे पहले सेवंथ टर्म क्या होगी वो देखते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ए और आर की वैल्यू। ए कैसे निकलेगा? पहली टर्म, पहली टर्म पता ही है, तो 6, 12 और
24। और ये हमें आगे तक चला के ले जाना है, और ये पूछ रहा है कि आप कौन सी टर्म बताओ, सेवेंथ टर्म बता दो कि क्या रहेगी। तो सबसे पहले सेवन टर्म क्या होगी, A7, A इंटू आर की पावर 6। ये कैसे लिखा, ये याद कैसे होगा, जितना भी यहां पूछे उससे एक कम कर देना है। क्यों, क्योंकि हम an को क्या लिखते हैं, a की पावर a इंटू आर की पावर n-1। तो n यहां है तो वहां पे क्या होगा, n-1। तो यहां 7 है तो यहां क्या होगा, 7-1। तो a इंटू आर की पावर 6। सबसे पहले इसमें से a निकाल लो, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब r निकालने के लिए, r को हम क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। इसमें हम कॉमन डिफरेंस नहीं बोल के क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। किन्हीं भी दो टर्म्स का रेशो निकालना है, पर याद रखना पहले ये वाली और फिर ये वाली लिखनी है। कभी भी ये और ये नहीं लिखना, सेकंड का फर्स्ट से रेशो, थर्ड का सेकंड से रेशो, इस तरह से जैसे हम उसमें डिफरेंस कर रहे थे, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो ऐसे ही 12/6 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2। ए की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 6, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 384। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल ऐसा सच नहीं था, बस करना आना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। और ऐसा मत सोचना कभी भी कि एग्जाम में ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा नहीं है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। आपका पेपर का 70% तक पोर्शन ज्यादातर आसान ही होता है। वो 30% बीच बीच में क्वेश्चन डालते हैं, वो डिफिकल्ट वाले, घुमाने वाले, और वो 30% ही वो 70% को खराब कर देता है, क्योंकि वो बीच में आ जाते हैं। अब वो बीच में आ जाते हैं तो बच्चा उसी में उलझ जाता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाता, दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो आसान चीज को भी छोड़ देता है। इसीलिए सबसे बड़ा गोल्डन रूल क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन में अटक रहे हो उसको एक बार के लिए छोड़ दो, और दिमाग पे प्रेशर मत लो उस चीज का, आगे बढ़ते रहो। आप देखना आपका 70% पेपर सॉल्व हो जाएगा, 30% ही बचेगा, और उस 30% के लिए फिर रिस्क क्यों लेना, छोड़ दो। अगर बिल्कुल ही नहीं आ रहा और टाइम नहीं बच रहा तो छोड़ दो। वो तुक्के तो मत ही लगाना बेटा। 30 क्वेश्चन में आपने तुक्के लगाए, कितना मार्किंग नेगेटिव हो जाएगी, 7 से ऊपर नंबर तो गए। तो 70 अगर आ रहे थे तुम्हारे पहले, और वो 70 में भी तो कुछ गलत हो ही सकते हैं ना, जो करे उसमें, उसमें भी कॉन्फिडेंस इतना थोड़ा है 70 पूरे सही है। पर एक आधे के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लो, जहां आप 80% से ज्यादा श्योर हो ना कि आंसर मेरा ये हो सकता है, वहां आप तुक्का लगा सकते हो, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। पर जहां आपको डाउट है ना, 50-50 भी हो ना बेटा, नहीं करना, ये काम नहीं करना। और एक दो में लगा देना, पर ऐसे नहीं है 30 के 30 में आप अक्कड़ बक्कड़, वो कोई जय माता दी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो याद कर करके नहीं लगाने वो तुक्के, वरना जो 70 का अटेम्प्ट किया ना वो पूरा खराब जाएगा। तो वो गोले नहीं भरने हैं सारे अपन को। हाँ बट बेटा इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में चलती नहीं है, वो 52 पूरे एग्जैक्टली सही है, ये भी कॉन्फिडेंस किसको आएगा, तब तो वो तुक्के लगा दो सारे, तो 40 तो फिर भी आ जाएंगे। बट सोचो तुमने 52 को 40 बना दिया जस्ट बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, वरना वो 52 थे। तो इसीलिए जितने आ रहे हैं ना, बी सेटिस्फाइड इन वॉट एवर यू आर गेटिंग। ऐसे सोचो मत कि लालच ज्यादा करोगे ना तो लालच के चक्कर में नुकसान होगा, इसलिए ज्यादा बेटर है नहीं लगाएं तुक्के। अब आता है 384 आंसर आ गया। आप पूछा है T8, देखो A8 पूछे चाहे, इसी का दूसरा पार्ट है, सीरीज सेम है, सीरीज सेम है, ए भी रहेगा 6 और आर की वैल्यू 2। इस बार 2 की पावर क्या हो जाएगी 7, और 2 की पावर 7 क्या होता है 128। 128 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 768। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने बोला ना एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन आसान मिलेंगे आपको, कुछ ही क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, और वो कुछ क्वेश्चन ही हमें दुखी कर देते हैं, पर हमें दुखी नहीं होना है, हम नहीं होने वाले, हम खुशी रहेंगे इनको कर करके। आप देखो T12 पूछा है, ये क्वेश्चन आप देखो आसान है ये भी क्वेश्चन, पर मैं एक बार अटेम्प्ट करके दिखाता हूं क्योंकि इसमें सॉल्व करने में थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। माइनस का 128, 64 और माइनस का 32 एंड पूछा क्या है T12। -128 ये दिया है मुझे,
और आगे भी ये ऐसे ही चलेगा, और पूछा है T12 बताओ। तो T12 के लिए क्या लिखूं बेटा, a इंटू आर की पावर 11। अब सबसे पहले a की वैल्यू, r इज इक्वल टू क्या लिखूं, 64 अपॉन माइनस का 128। बेटा मैं पॉइंट्स में नहीं कर रहा, मैं बिना पॉइंट्स के कर रहा हूं, ठीक है। 1 और 2, तो -1 अपॉन 2। गलती कहां हो सकती है वो भी बता देता हूं। बच्चा क्या गलती करेगा, 124 अपॉन 64 और वैल्यू क्या निकालेगा, -2। क्योंकि हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करते, गलत मान लेते हैं अपने आप से ही। वो अपने आप से होशियारी दिखा रहे हैं हम कि नहीं ये अपॉन में कैसे आ सकती है वैल्यू। क्यों नहीं आ सकती भाई, इसमें तो दो फॉर्मूला बने हैं ना कि r लेस देन 1 भी हो सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये लेस देन 1 हो सकता है, एंड दिस इज लेस देन 1, ये लेस देन 1 है। तो अब हो गया ये। अब हमें निकालनी है ये वैल्यू, a की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस का 128, और r मतलब -1 अपॉन 2 की पावर माइनस का 128। 2 की पावर 11 क्या होगा बेटा, 2 की पावर 11 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू, और फिर 12 तक लेके चले जाना उसको। क्या वैल्यू आ रही है, 2048 -1 अपॉन 2048। ये 1 टाइम, ये 16 टाइम करके देख लो कैलकुलेटर से, यही आएगा। तो ये आएगा 1 अपॉन 16 आंसर। मैंने डेसिमल में इसीलिए नहीं किया क्योंकि ऑप्शन देख लेना पहले। ऑप्शन अगर फ्रैक्शन में मिल रहा है तो आप डेसिमल में नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। हमें ऑप्शन पे भी एक नजर डाल लेनी चाहिए, वरना आप डेसिमल में करोगे फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, डबल काम हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रैक्शन में रख लो तो दैट इज बेटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन 16। ये सी वाला आंसर हमारा सही है। फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। अब ये क्वेश्चन सेम ही है, बस खाली डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए कहीं पे फ्रैक्शन डाल दिया, कहीं पे डेसिमल डाल दिया। अब इस बार हमें a की वैल्यू मिल गई 0.04 और r की वैल्यू आएगी 5। 5 कैसे आएगी भाई, लगता है क्या 5 आएगा, आ जाएगा बेटा जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 0.2 को आप कैलकुलेटर में टाइप करो सबके सब, आपने कर लिया तो बाकी आप करो। 0.2 डिवाइड बाय करो 0.04, 0.2 डिवाइड बाय 0.04, क्या आ रहा है आंसर, 5। 5 आ रहा है, तो मतलब r की वैल्यू क्या हो गई, 5। अब टर्म कौन सी पूछी है, 4, तो क्या करेंगे, a r की पावर 3, r क्या है 5, 5 की पावर 3 125, 125 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 0.04, तो आंसर क्या आएगा 5। आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। अब लास्ट टर्म पूछ लिया, कब तक, 10 टर्म तक। अब बेटा लास्ट टर्म बोल दिया और बोल दिया 10 टर्म, तो 10 टर्म ही क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म। तो क्या निकालना है, T10 निकालना है या फिर A10। टू की पावर 9 निकालना है डायरेक्टली। 2 की पावर 9 की वैल्यू क्या आएगी, 512। ठीक है, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज अप टू 7 टर्म्स। मुझे तो a की वैल्यू बताओ कितनी है, और r की वैल्यू -3, और निकालना क्या है 7 टर्म। तो 7 टर्म क्या होगा, a इंटू आर की पावर 6। तो r की वैल्यू क्या है बेटा, -3, -3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना होता है 729, पर ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर ये क्या आ जाएगा 729, और a का कोई रोल ही नहीं था क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर तो वही रहेगा। a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है ना, तो मल्टीप्लाई करने से वही सेम आंसर रहेगा। इसीलिए हमने क्या निकाल लिया डायरेक्टली, -3 की पावर 6 निकाल लिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी है तो बड़ा आसान, लेकिन मैं करके दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर, x और 1, और पूछी कौन सी है, 31 टर्म्स। ठीक है, कौन सा है ये, 7। एक्स स्क्वायर, x और 1, और पूछा है T31, तो क्या होगा, a r की पावर 30। अब सबसे पहले a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, r इज इक्वल टू एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर और 1/x की पावर 30। बेटा 1 की पावर 30 तो 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर 1/x की पावर 30, तो ये नीचे लाएं कि वो ऊपर ले जाएं। स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है, पावर को नेगेटिव मत रखो, पॉजिटिव रखो। तो हम स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं, तो स्क्वायर को नीचे ले जाके क्या करूं, सब्ट्रैक्ट के ऐड। पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो प्लस होती है और डिवाइड होती है तो सब्ट्रैक्ट होती है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऊपर ले जाते तो वापस नीचे लाना पड़ता, बात वही है, x की पावर -28, फिर उसको लिखते 1/x की पावर 28, इसीलिए ज्यादा बेटर है पहले नीचे ले आना। तो ये क्या आ गया इसका आंसर, ऑप्शन सी। मैं देखता हूं बेटा। देखो मैं बताता हूं, आप करें। अभी अपन करते हैं -2। बेटा पूछा क्या है पहले वो देखो, व्हाट दे हैव आस्क्ड, वुड दे हैव आस्क्ड। ये क्वेश्चन सम का है, मतलब एस एन का फॉर्मूला लगेगा, ना कि ए एन का। वो क्लियर हो गया, जहां सम पूछे वहां एस एन आएगा, और जहां टर्म पूछे वहां ए एन आएगा, या टी एन बोल दो, जो भी है। यहां पे मुझे सम पूछा है तो दिमाग में पहली चीज घुस जानी चाहिए एस एन, पर एस एन के भी दो फॉर्मूले हैं, इसलिए आर की वैल्यू देखो लेस देन 1 है या मोर देन 1 है, ये देख लेना है, उसके बेसिस पे करना है। तो मेरे को देखना है -2, 6, -18 और कहां तक, 7 टर्म्स तक। -2, 6 और 18, -18 और कहां तक करना है सम, 7 टर्म्स तक। इसका मतलब क्या निकालना है, S7, S7 निकालना है मुझे। नाउ ए की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू -3 लेस देन है कि ग्रेटर देन 1 से, लेस देन, तो फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग लगेगा। सिक्स क्यों बोला पावर, तो 7 ही लगेगा यहां तो। यहां 7 ही लगेगा बेटा, क्योंकि वहां n-1 रहता है, इसलिए हम 6 करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, -2, 1 -3 की पावर, ये माइनस में ही रहेगी वैल्यू, तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 की पावर 7 है ना, तो माइनस में आएगी और ये प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 7 कितना होगा, 3 की पावर 7, 2 1, टू 1 8 7, और नीचे क्या आएगा 4, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2188/2, तो ये क्या आ जाएगा -1, तो आ तो रहा है -1094। क्यों बेटा, आर, क्लियर है, आंसर क्या आ रहा है -1094, सही तो आ रहा है। हाँ तो वो कंफ्यूजन हो गया, उसमें n-1 रहता है इसलिए वो 6 आ जाता 7 की जगह, लेकिन यहां तो उसको n की वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ द सीरीज टू 8 टर्म्स, 8 टर्म्स तक इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, अब 8 टर्म्स तक सम करना है तो इसका मतलब S8 निकालना है। 243, 81 और 27, सॉरी, देखते हैं।
9th है क्या वो? S8 पूछा है मुझसे, राइट? सबसे पहले ए की वैल्यू, आर की वैल्यू 81/243। बेटा मैं वैसे नहीं कर रहा, 1/3, ठीक है, 1/3 आ जाएगा। आंसर तो डी रहेगा, आंसर डी ही रहेगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। पर आप डेसिमल ना प्रेफर करें, क्योंकि जब आपको फ्रैक्शंस में मिल रहे हैं ऑप्शन, तो आप फ्रैक्शन लेके चले, क्योंकि कई बार डेसिमल में आंसर मिल भी गया ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप मैच नहीं कर पाओगे नीचे वाली चीजों से। तो मैच करने के लिए रखे किसमें, फ्रैक्शन में। अब आपको निकालना था S8। अब मुझे बताओ आर की वैल्यू लेस देन 1 या मोर देन 1? लेस देन 1। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, A 243, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/3 की पावर 8, और नीचे 243, 1 माइनस 1/3 की पावर कितना होगा, 8। 3 की पावर 8 निकालो, 21, नहीं नहीं, 6561, नहीं वो पहले 3 की पावर 7 का बता रही है, और ये क्या आएगा 2/3। उल्टा पलटा कर सकते हैं अपन, रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 243, साथ के साथ इसको भी एलसीएम लेके यहीं पे काम खत्म करो, 6560, और ये हो जाएगा 3/2। अब इसको हम जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करते हैं, तुक्के नहीं लगाने, बट फिर भी हो जाएगा। इसको इससे डायरेक्टली डिवाइड करके बताओ, 243 को करो 6561 से, 27, फिर 3 को करो इससे, तो क्या आएगा 9। अब ये 2 से इसको कर दो, 3280, तो ये फाइनल आंसर है 3280/9। बट ये मिक्स्ड में नहीं है ना, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैं एक बार पूरा वैसे करके बता देता हूं, ताकि किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। 3, फिर इसके बाद 58, तो 54 6 टाइम्स, क्या बचेगा 2, 20, तो 18 2 टाइम्स, क्या आएगा 2। तो ये क्या हुआ 362 2/9। ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है बेटा? नहीं, लेकिन पता है बच्चा पूरा नहीं करेगा, वो 3 6 तक निकालेगा, आगे का आंसर निकालेगा नहीं, और वो कोई सा ऑप्शन मैच हो जाएगा। देखो 36 1/9, और वो वहीं पे छोड़ देगा कि ये नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि मेरे को तो ऑप्शन मिल रहा है। तो एस, हाँ ये एग्जैक्टली यही होता है। नन ऑफ दीज के केस में खुद पे डाउट आएगा, पर डाउट करना ही नहीं है। आप पूरा सॉल्व करेंगे तो डाउट नहीं आएगा, आप आधा करके करेंगे या डेसिमल में करेंगे ना तो डाउट आएगा। इसलिए फ्रैक्शन में ही रखना है। और आंसर हमारा क्या था, वो यहाँ पे एक बार जब आप करते हो ना सॉल्व, और ऐसे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लिया, तो नन ऑफ दीज पे उसका आंसर लिख लो असली वाला, ताकि दोबारा करो जब पता रहे यही आंसर आएगा। क्योंकि वरना तो वो नन ऑफ दीज ही ध्यान रहेगा, और पता है ऐसे नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चन फिर सॉल्व करने में नहीं आते, क्योंकि आपके पास कोई आंसर का टारगेट नहीं होता ना कि आंसर लाना है। तो वो टारगेट देखो कि उस पे वो असली आंसर जो है वो लिख लो, तो हमारा आंसर जो था वहां पे लिख सकते हो। ये किसी ने ट्राई किया? हाँ तो ये वाला ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। चलो इसमें थोड़ा सा हायर लेवल मैथमेटिक्स चाहिए, हायर लेवल इन द सेंस 10th का ही है, बट 10th में भी थोड़ा हायर लेवल। रेशनलाइजेशन पढ़ा था, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, नीचे से अंडर रूट हटाते हैं कैसे भी करके, वो थोड़ा सा कंसेप्ट काम आएगा, और कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। हाँ मैं बताता हूं वो भी, ठीक है। अब ये क्या दिया है, 1/√3, 1, और 3/√3, और पूछ रहा कहां तक है, 18 टर्म्स तक।
क्या था? और कहां तक? इसका मतलब मुझे वैल्यू कौन सी निकालनी है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या चीज? डेसिमल में करके आंसर से मैच नहीं होगा बेटा, क्योंकि आंसर्स देखो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में रूट है, इसलिए आप नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने बोला जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, देखो आंसर किस फॉर्म में। तो आप डेसिमल भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में आंसर्स है, तो वैसे ही आप अंडर रूट को नहीं हटा सकते, वरना हम अंडर रूट की वैल्यू लेके उसको डेसिमल में कर देते, लेकिन नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट बरकरार है, वो जा नहीं रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है हमारा पीछा, तो हमें अंडर रूट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब हमारे पास में S18 निकालना है। सबसे पहले a इज इक्वल टू 1/√3 लिख सकते बेटा, सही है। r इज इक्वल टू क्या? 1/1/√3, तो क्या हो जाएगा? √3। ये r की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है S18 कैसे निकलेगा। पहली चीज तो ये बताओ, r लेस देन 1 है कि मोर देन 1? लेस देन 1। लेस देन 1, क्योंकि पहली चीज 1/3 ही 1 से कम आता है, तो 1/√3 तो और कम, मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो S18 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है बेटा? और इसकी वैल्यू? ठीक है। √3 की पावर 18 निकालो, कैसे निकलेगा? आप देखो मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। √3 है ना, √3 को हम स्क्वायर बनाए तो 3 बन जाएगा, बन जाएगा ना बेटा 3। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? √3, इसको मैं करके दिखा रहा हूं, आपको करके नहीं देखना है वैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? 3, तो 3 की पावर 9, तो आप डायरेक्टली 3 की पावर 9 निकालो, डायरेक्टली निकालें 3 की पावर 9। 19683, तो 1 - 19683, 1 में से माइनस भी कर दो, माइनस में आ जाएगी वैल्यू, 62 हो जाएगा। 19682 माइनस ही रहेगा बेटा, 19682। अब देखो यहां पे ये जो है ये ऐसे रहेगा बेटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी तो नीचे ही है। अब मेरे पास पंगा क्या है कि मेरे को ये वाला हटाना है। क्यों हटाना है ये वाला? क्योंकि ये रेशनलाइज्ड नहीं है। रेशनलाइजेशन क्या कहता है? कभी भी नीचे अंडर रूट मत रखो, अगर आपका आंसर मैच करना है तो। और आंसर मैच करने के लिए मुझे यहां दिख रहा है अंडर रूट तो काम नहीं आएगा, तो अंडर रूट नहीं काम आएगा, तो उसको हटाने का तरीका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। याद रखना हमेशा अपोजिट से मल्टीप्लाई। यहां प्लस होता तो मैं माइनस से करता, माइनस है तो प्लस से किया। ये वाली चीज एज इट इज रहेगी, इसका हमें करना है आगे फर्दर। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? 1 - 3, दैट मीन्स वैल्यू आएगी -2। इसको साइड में करके दिखा देता हूं। 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 1 - 3 तो -2, तो ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं वहां पे। अब 1/√3 -19682 इंटू 1 + √3 और अपॉन में -2, माइनस से माइनस गया, 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 9841। अब देखो 1/√3, 9841 और 1 + √3, आंसर मैच करके देख लो किससे मैच हो रहा है।
आंसर देखे किससे मैच हो रहा है, पहले वाले से, बस आगे पीछे ही तो लिखा है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर मैच हो गया और हम कह देते हैं ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन का एक ही रूल है, पहले ऑप्शन पे एक नजर डालनी ही पड़ेगी वरना आंसर नहीं मैच होगा बेटा, क्योंकि एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। चाहते तो हम, देखो मैं बताता हूं, इसमें भी कर क्या सकते थे, चाहते तो हम इस अंडर रूट को इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तो और गड़बड़ हो जाता, फिर और रेशनलाइज में दिक्कत आती। तो इसीलिए एक ऑप्शन देख के मैच करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो हाँ, इसको मैं कर देता हूं, आप देख लो बेटा, ऑनलाइन में एक बार ज्वाइन करना, कोई भी नहीं है। डन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन, सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 24 एंड फिफ्थ टर्म इज 81। तो आपको बताना है सीरीज क्या है बेटा। सेकेंड टर्म है तो ए आर इज इक्वल टू 24, और फिफ्थ टर्म है तो क्या हो गया, ए इंटू आर की पावर 4 की वैल्यू क्या है 81। क्या करेंगे फिर आगे, ये लिख दिया तुमने, ए आर इज इक्वल टू 24 और ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू 81। कैसे निकालेंगे ए की और आर की वैल्यू, क्या करें, डिवाइड करो, डिवाइड करके सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी, आर की, फिर ए की वैल्यू निकल जाएगी और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। आप ट्राई करो, मैं बाकी सॉल्यूशन भी बताऊंगा। लाइव में कई बार बेटा प्रॉब्लम आती है नेटवर्क की वजह से। यही दिया है क्वेश्चन में। अब मुझे पता है मुझे ए और आर दोनों चाहिए क्योंकि सीरीज पूछ रहा है मुझसे, और सीरीज की कितनी टर्म्स निकालनी है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में 3 से ज्यादा, 4 से ज्यादा कहीं नहीं दी होगी, तो 3-4 टर्म मुझे निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ए और आर निकालते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर कौन सी रखूं, ए आर की पावर 4, तो ए आर की पावर 4 अपॉन ए आर इज इक्वल टू 81 अपॉन 24। ए से ए कैंसिल, आर की पावर 3 इज इक्वल टू, यहां पे सिंप्लीफाई कर दो, ये किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, 27 और 8। तो आर इज इक्वल टू क्यूब रूट हो जाएगा बेटा, क्यूब रूट करने की बजाय हम कर लेते इधर 3/2 का क्यूब, तो ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। अब मेरे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी, किस में रखें, फर्स्ट वाली में, तो इसमें रख देते हैं a इंटू 3/2 इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 24 इंटू 2/3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 16। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, 16 देखते ऑप्शन टिक नहीं करना है, 16 के भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, अब कौन सा सही होगा इसके लिए आगे के टर्म्स भी निकालना जरूरी है। तो सबसे पहले ए तो लिख देते हैं कि हमारी ए तो 16 है और ए आर ऑलरेडी दिया हुआ है 24, निकालना पड़ेगा क्या बेटा, नहीं ना, नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि 24 दिया हुआ है, तो डायरेक्टली तीसरी टर्म निकालो। तीसरी टर्म क्या होगी, ए इंटू आर का
स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है 3/2, तो 9/4, 16 इंटू 9/4, तो क्या आएगी 36। अब आप मैच करके देख सकते हो सकता है फोर्थ टर्म नहीं निकालने पड़े, 16, 24 और 36। अब देखते हैं 16, 24, 36, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो वाला हो नहीं सकता, ये ठीक है, इसलिए हमने सी को टिक कर दिया। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ क्या चीज, हाँ हाँ तो 54 ही आएगा। ये वाला देखो, सबसे पहले ए आर क्या दिया हुआ था 24, क्यों ए आर क्यों लिखा, क्योंकि सेकेंड टर्म बोला, पहली टर्म क्या होती है ए, दूसरी टर्म ए आर, ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म ए आर की पावर 3, पांचवी टर्म ए आर की पावर 4, तो दूसरी टर्म 24, पांचवी टर्म ए आर की पावर 4 81। अब मुझे बेटा ए और आर दोनों चाहिए, क्यों चाहिए ए और आर दोनों, क्योंकि ए नहीं निकलेगा और आर नहीं निकलेगा तो सीरीज निकलेगी ही नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस वाले को ऊपर रखा, इस वाले को नीचे। जब हम इसको सब्जेक्टिव में सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो क्या लिखते हैं, इसको 2 और इसको 1, और क्या लिखेंगे हम, डिवाइडिंग 2/1। 2 को मेरे को 1 से डिवाइड करना है, तो 2 और 1, इसकी वैल्यू क्या थी 81, इसकी वैल्यू 24, ए से ए गया, आर की पावर 4 नीचे, आर की पावर 1, क्या बचेगा आर की पावर 3, और इसको सॉल्व कर देंगे, इसको 3 से सिंप्लीफाई करा तो 27/8, तो आर की क्यूब क्या आया 27/8। अब मुझे सोचना है कि इसको क्यूब, इसको भी क्यूब बनाना है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो मैंने लिख दिया 3/2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब हटा सकते हैं, तो आर की पावर, आर की वैल्यू आ गई 3/2। अब मुझे लिख देनी है, लिखनी है सीरीज, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ठीक है। अब मुझे पता है ए तो 16 है, ए आर 24 दिया हुआ है, तो सीधे तीसरी टर्म निकालो ए आर का स्क्वायर, तो ए आर का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करो ए इंटू आर स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो क्या रहेगी, आर की वैल्यू क्या है 3/2, तो क्या हो जाएगा 9/4, स्क्वायर किया ना कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी 36। अब बाकी आगे की टर्म भी निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हैं, 16 इस बार क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27/8, और ये क्या आएगा 54, तो इस तरह से ये टर्म्स आ जाएगी, और हम मैच करेंगे ऑप्शन से और ऑप्शन को टिक कर देंगे जो सही लगेगा उसको। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन भी आसान है, वैसे हमने कर रखा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मैंने करवाया है, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ जीपी इज 39, जीपी के 3 नंबर का सम है 39, और प्रोडक्ट क्या दे रखा है 729, तो आपको बताना है कि वो तीनों नंबर कौन से हैं। क्या मानेंगे ए अपॉन आर, ए और ए आर, कंफ्यूजन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, हमें जीपी लेना है, तो बीच वाली टर्म ए, राइट हैंड साइड वाली ए आर, लेफ्ट हैंड साइड वाली ए अपॉन आर, और उनका सम क्या दे रखा है 39, और मल्टीप्लीकेशन क्या दे रखा है 729। एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपको उसमें भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 3 टर्म लेनी है, तो लेट द 3 टर्म्स आर ए अपॉन आर, ए और ए आर। सम क्या दे रखा है बेटा, नहीं नहीं प्रोडक्ट है वो, तो सम ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 39, और मल्टीप्लीकेशन दे रखा है 729, 729, आर से आर गया, ए का क्यूब इज इक्वल टू 9 का क्यूब, ये डायरेक्टली 9 का क्यूब होता है, आपको क्यूब्स याद रखने हैं, लॉजिकल रीजनिंग में काम आएंगे। ए इज इक्वल टू क्या हो गया 9, अब 9 तो आ गया, पर आर की वैल्यू के लिए दूसरी इक्वेशन को यूज करो, तो यहां पे क्या लिखेंगे 9/r प्लस 9 39, आर क्या लेना पड़ेगा 39 ही तो था, सम वाली
ये तो 39 ही रहेगा ना बेटा। 9 प्लस 9r प्लस 9r का स्क्वायर, r उधर जाएगा, 9 प्लस 9r प्लस 9r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r। क्या बनेगी, कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक। 9r स्क्वायर माइनस 30r प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 81 के फैक्टर करने अब मुझे, 30 लाने के लिए 27 और 3, 27 और 3, 9r स्क्वायर माइनस 27r माइनस 3r प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो कई बच्चे कई बार ऐसे भी सिली क्वेश्चंस कर लेते, सिली नहीं, उनके दिमाग में आता है तो पूछ लेना चाहिए। कोई बच्चा बोलता है सर इसको पहले और उसको बाद में लिख दे तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, फैक्टर फिर भी वही आए हैं। इसको पहले बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फैक्टर वो के वो रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप कहीं भी कोई सा भी लिख सकते हो। 9r कॉमन आया तो r माइनस 3, माइनस 3 कॉमन आया तो r माइनस 3, r माइनस 3 और 9r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r की दो वैल्यू आ गई, 3 और 3 अपॉन 9, तो कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। मैच कर लो, पर मैच क्यों करें, हमें तो सीधे नंबर निकालने हैं। अब देखो जो नंबर्स थे वो क्या थे, a अपॉन r और ar। a तो मेरा आ गया, बीच वाली टर्म तो क्या रहेगी 9, दोनों साइड वाली टर्म। तो सबसे पहले a अपॉन r, a क्या है 9, 3 रखेंगे तो क्या आएगा 3, और उधर 9 इंटू 3 तो 27। पर बेटा 1 अपॉन 3 भी तो वैल्यू आई है, उससे भी निकाल के देख लो। तो उससे निकालेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू 3 हो जाएगा, तो 27 इधर आ जाएगा और 3 उधर चला जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन देखो, अगर दोनों मिलते हैं तो दोनों आंसर होंगे, वरना फिर एक जो मिल रहा है वो आंसर होगा। तो आप देखें 3 9 27 होगा या 27 9 और 3 होगा। तो हम देख लेते हैं हमें कौन सा मिल रहा है, 3 9 और 27। दूसरा हमें दे ही नहीं रखा, तो इसलिए हम इसी को सही मानते हुए टिक कर देंगे। क्लियर हुआ, सही है। तो एग्जाम्पल जो हम करते हैं वो हमारे क्वेश्चन में इस तरह से हेल्प कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे 13 से आगे के। और हाँ याद रखना, जितने क्वेश्चन हमने किए एक बार घर पे जाके जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि जो कर लिया उसको रिवाइज कर लेंगे तो रिटेन रखने में आसानी रहेगी, रिटेन रह जाएगा, वरना फिर वो रिटेन नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के प्लस वो एग्जाम्पल्स, और वो देखो यहां भी है ये क्वेश्चन 15 16, ये हमें देखने हैं कल की क्लास में।